हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सोशल साइंस में सामाजिक विज्ञान में सिविक्स पढ़ेंगे, यानी नागरिक शास्त्र। और इसमें लेसन नंबर 4 चल रहा था, जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। ये हमारा 4th लेसन है, जाति धर्म एवं लैंगिक मसले। इससे पहले हम लोगों ने इन सब के बारे में बहुत सारी चीजें जो है हम लोगों ने पढ़ी थी पिछले वीडियो में। आज हम लोग लघु के कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे यहाँ पर। और इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, लिंग विभाजन किसे कहते हैं। उदाहरणों सहित हमें समझाना है कि लिंग विभाजन किसे कहते हैं। तो लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का ही एक रूप है, जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए असमान भूमिकाएं निर्धारित करता है। श्रम का लैंगिक विभाजन अधिकांश परिवारों में दिखाई देता है। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं कि घर के अंदर के सभी कार्य जो है महिलाएं करती हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, है ना, बच्चों की देखरेख करना, ये सारी चीजें महिलाएं करती हैं। जबकि पुरुष जो है वो घर के बाहर के कार्य करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो पुरुष हैं वो घर के कार्य नहीं कर सकते हैं, या बल्कि वे ये सोचते हैं कि घर के कार्य करना महिलाओं की जिम्मेदारी है, जबकि इन कार्यों के लिए पुरुष को भुगतान किया जाता है। तब पुरुष भी इन्हें व्यवसाय के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मान लिया किसी होटल में पुरुष को काम करना है, कहीं ढाबा खोलना है, तो पुरुष जो है वही काम करने लगते हैं जो महिलाएं घर में काम करती हैं। जैसे पूड़ियाँ बनाना, सब्जी बनाना, समोसे बनाना, चाय बनाना। तो जब पैसे मिलने लगते हैं, जब चीजें व्यावसायिक हो जाती हैं, तो उस काम को पुरुष भी करने लगते हैं। तो इस तरीके से जो लिंग विभाजन है, हम लोग जो है इसमें समाज में अंतर पाया जाता है कि पुरुष बाहर के काम करेंगे और घर के काम महिलाएं करेंगी, लेकिन जब व्यावसायिक हो जाता है तो वही काम पुरुष भी करने लगते हैं जो काम महिलाएं करती हैं घरों में। ओके स्टूडेंट। और अगला हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे कि भारत के विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधियों की क्या स्थिति है। विधायिका मतलब विधायिका जो कानून निर्माण का कार्य करती है, जो हमारे यहाँ सांसद या विधायक जो है चुन करके जाते हैं, उनमें महिलाओं की स्थिति, यानी लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि महिला प्रतिनिधियों का जो अनुपात है विधायिका में, यानी लोकसभा में या विधानसभा में, वो बहुत ही कम रहा है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या बहुत ही कम है, अभी तक वहां 12% तक ही पहुंच पाई संख्या। यदि राज्यों की बात करें तो राज्यों के विधानमंडलों में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो 5% से भी कम रहा है। तो महिला प्रतिनिधियों के संबंध में भारत का स्थान यदि विश्व की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विश्व के अन्य देशों में जो है भारत की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा है विधायिका में, जबकि अन्य देशों की तुलना में भारत में काफी नीचे ग्राफ है महिलाओं का विधायिका के संबंध में। तो भारत महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत से विकासशील देशों से भी पीछे है, और बहुत कम यहाँ पर जो है महिला मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो है अपने पदों पे आसीन हुए हैं। यदि स्थानीय प्रशासन इकाइयों की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से उनके लिए 1/3
स्थानों का आरक्षण किया गया है। वर्तमान में भारत में ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या हजारों में है। महिला संगठनों की यह भी मांग है कि संसद तथा विधानमंडलों में भी महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित किए जाएं। संसद में इस संबंध में बहुत सारे चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे विधेयक भी पारित हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ये विधेयक जो है, क्योंकि सभी राजनेता, सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उसमें एक मत नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण ये बिल जो है पास नहीं हो पाता है, तो ये संसद में पारित नहीं हो पाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र कीजिए जिसकी वजह से ऐसा हमें प्रतीत होता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक तो धर्म के मामले में सभी नागरिक स्वतंत्र हैं, चाहे वो जिस जाति धर्म के हों, जिस संप्रदाय के हों, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी संप्रदाय को छोड़ करके, किसी भी धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म में जा सकते हैं। तो धार्मिक मामलों में भारतीय संविधान में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, है ना। तो इस तरीके से हम देखें तो भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, यानी राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी भी विशेष जो है धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है, किसी भी विशेष धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से यहाँ पर देखा जाता है। सभी धर्म के लोगों को मानने के लिए जो है किसी के पास कोई बाध्यता नहीं रहती, लोग किसी भी धर्म जाति को मान सकते हैं। तो हम लोग जैसे पहले होता था मुगल काल में कि बहुत से मुस्लिम देशों में, या इस समय विश्व में भी देख लें तो बहुत से ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया गया है। जैसे हम लोग सऊदी अरब में देख लें, है ना। तो कई ऐसे देश हैं जहां पर जो है इस्लाम को राजकीय धर्म घोषित किया गया है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता की यदि बात कर लें तो हमारा जो संविधान है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी धर्म को पालन करने के, धर्म को परिवर्तित करने तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है और राज्य धार्मिक समभाव तथा धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। राज्य किसी भी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ये सारी चीजें जो है भारतीय संविधान में समाहित की गई हैं। ओके स्टूडेंट, आज का इतना ही। गुड बाय।